हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के हिंदी की पुस्तक में बसंत भाग 3 में जो पाठ नंबर 11 है। पाठ नंबर जो 11 है उसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इनके जो लेखक हैं वो हैं प्रदीप तिवारी जी। और इन्होंने क्या संदेश दिया, क्या जानकारी देना चाहते हैं इसके अंदर में, फिल्में कैसे, कब, कहां और सबसे पहले किसने बनाई और कौन सी बनाई। तो ये जो हम आजकल टीवी में, सिनेमा घरों में अब क्या है, फिल्में जो देखते हैं सबसे पहले ऐसे नहीं हुआ करती थी। ये बिल्कुल मूक हुआ करती थी, आवाज नहीं आती थी, चलते फिरते आदमी तो जरूर दिखते थे, लेकिन सवाक फिल्में कब से बननी शुरू हुई, ये किसने बनाई थी, इसके अंदर कौन कौन एक्टर थे, कलाकार कौन कौन थे, उनमें आपस में क्या क्या कैसे कैसे बातचीत होती थी, वो अभी इस अपन लेसन में पढ़ेंगे जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो स्टूडेंट्स, इसका मैं सार आपको कुछ पढ़ के सुना देता हूं, बाकी आप अपनी पुस्तक में से भी पढ़िएगा और कुछ सही कहीं से समझ नहीं आ रहा है मेरे से आप बात कीजिएगा। प्रस्तुत पाठ के लेखक श्री प्रदीप तिवारी हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि पहले मूक फिल्में बनती थी, किंतु 14 मार्च 1931 से भारत में बोलने वाली फिल्में बनाई जाने लगी। 1931 से बनना शुरू हुई थी। इस प्रकार लेखक ने यहाँ भारतीय सिनेमा के विकास के इतिहास पर प्रकाश डाला है। लेखक ने बताया है कि भारत में 14 मार्च 1931 में एक ऐसी फिल्म का निर्माण किया गया जिसमें पात्रों की आवाज सुनाई देती थी। पात्र यानी कि जिसके अंदर काम कर रहे हैं फिल्म वाले। इससे पहले सभी फिल्में मूक होती थी। मूक का मतलब बिल्कुल गूंगी, यानी कि हमारे को कुछ आवाज सुनाई नहीं देती थी। बोलने वाली सर्वप्रथम फिल्म का नाम है आलम आरा। आलम आरा फिल्म है सबसे पहले बनी थी। इसके निर्माता थे अर्देशिर एम ईरानी, इसका नाम था। इसके निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर जो थे वो थे अर्देशिर एम ईरानी। श्री अर्देशिर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलने वाली फिल्म शो बोट देखी थी। अब उन्होंने क्या है, हॉलीवुड की एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था शो बोट। इसी फिल्म को देख करके क्या है, यह फिल्म ही उनकी प्रेरणा बन गई। उन्होंने बोलने वाली फिल्म बनाने का निश्चय कर लिया। आलमारा फिल्म एक पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक की कहानी को आधार बनाकर बनाई गई थी। यानी कि जो आलमारा फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी, जो उसकी पट कथा थी, वो एक पारसी रंगमंच यानी कि पारसी कोई नाटक था, उसके उसके अंदर से उन्होंने उसकी कहानी ली थी, वो फिर उसकी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। श्री एम ईरानी ने माना है कि उस समय उनके पास न तो संवाद लेखक था, संवाद लेखक का मतलब कोई भी डायलॉग लिखने वाला नहीं था, न ही कोई गीतकार था, न संगीतकार था। संगीत के लिए तबला, हारमोनियम व वायलिन का ही प्रयोग किया गया। पार्श्व गायक, पार्श्व गायक कौन से होते हैं, जो पर्दे के पीछे, यानी कि जिस तरह से कोई टीवी में नाच गाना कर रहा है, वो उसके मुंह से वो नहीं गा रहे होते, वो पीछे से आवाज किसी और की होती है और वो उसके ऊपर एक्टिंग कर रहे होते हैं गाने पर, तो वो पार्श्व गायक होते हैं। केवल WM खान थे। मूक फिल्म के युग में शूटिंग दिन में ही होती थी, किंतु आलम आरा की शूटिंग रात के समय भी की गई। इससे बनावटी प्रकाश की व्यवस्था का आरंभ हुआ। बनावटी यानी कि रात के मौसम में दिन का भी मौसम दिखा देना, ऐसे प्रकाश की भी व्यवस्था की गई थी। आगे चलकर यह फिल्म दुनिया का अभिन्न भाग बन गया। इसी प्रकार नए नए स्टार आगे आए और कई तकनीशियन भी आगे आए। आलम आरा फिल्म के अभिनेता विट्ठल व अभिनेत्री जुबैदा थी। वह एक मौज मस्ती वाली फिल्म थी। विट्ठल को उर्दू बोलने का अभ्यास नहीं था, इसलिए उन्हें हटाकर महबूब को नायक की भूमिका के लिए चुना गया। यानी कि उनको जो सबसे पहले अभिनेता यानी कि हीरो थे आलम आरा के, वो थे विट्ठल।
विट्ठल नाम था उनका हीरो का, उसको उर्दू नहीं आती थी, तो उसको हटा दिया गया। उसने क्या किया आगे, किंतु विट्ठल ने सुप्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुकदमा जीतकर पुनः फिल्म में नायक का पद प्राप्त किया। 14 मार्च 1931 को यह फिल्म मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में पहली बार दिखाई गई। यह फिल्म 8 सप्ताह तक चली थी, यानी कि 56 डे ये फिल्म सिनेमा में हाउसफुल चली। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी रील से बनी थी। इसे बनाने में 4 महीने लगे। लोगों के लिए यह नया अनुभव था। इस फिल्म में सोहबराम मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे महान कलाकारों ने भी अभिनय किया था। आगे चलकर ये कलाकार फिल्म उद्योग के आधार पर स्तंभ बने। आलम आरा फिल्म की सफलता के पश्चात भारतीय फिल्मों में एक नया युग आरंभ हुआ था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया था। इसी कारण सवाक फिल्मों को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि कई बार इन फिल्मों में ऐसी बातें भी दिखाई गई थी जो उनके विरुद्ध थी। यानी कि जो ब्रिटिश, जब पहले क्या था, अंग्रेजों का राज हुआ करता था, अब वो भी क्या है, उससे नफरत करते थे फिल्मों से। क्यों करते थे? क्योंकि उस फिल्मों में ऐसी बातें भी थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध थी। आलम आरा के निर्माता अर्देशर एम ईरानी को सन 1956 में आलम आरा के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया था। उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता भी कहा जाता है। जब फिल्मों ने बोलना सीख लिया तो उनमें काम करने वाले अभिनेता अभिनेत्रियों का शिक्षित होना भी आवश्यक हो गया था। जबकि मूक फिल्मों में पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले व उछल कूद करने वाले नायकों का चयन किया जाता था। अब कलाकारों की योग्यता का सम्मान होने लगा। अभिनेता नायक भी उभर कर सामने आए। बोलने वाली फिल्म के आरंभ होने पर हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं को बढ़ावा मिला। अब शारीरिक भाषा का स्थान बोलचाल की भाषा ने ले लिया था। इसमें सिनेमा आधिकारिक लोगों के बीच पहुंचा। यही कारण है कि आगे चलकर समाज के प्रतिबिंब करने वाली पहली फिल्म के निर्माता का दौर आरंभ हुआ। फिल्मों का प्रभाव आम लोगों के जीवन पर दिखाई देने लगा। लोग वैसे ही अपना रहन सहन व फैशन भी करने लगे। भारतीय सवाक फिल्मों ने से न केवल भारत में अपितु भारत के बाहर भी अपनी पहचान बनाई। आलम आरा ही श्रीलंका, बर्मा व पश्चिम एशिया में खूब चर्चित रही है। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के ने सिनेमा जगत के सवाक फिल्मों के जनक अर्देशर की उपलब्धि को सम्मानित किया। यहीं से सवाक फिल्मों का आरंभ हुआ। आज सवाक फिल्मों का भविष्य उज्जवल है। जो आजकल हम फिल्में देख रहे हैं, इन्हें सवाक फिल्में भी कहते हैं, यानी कि बोलने वाली फिल्में भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा ये लेसन पूरा हुआ। इसके आप प्रश्न उत्तर फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।